जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है प्यारे दर्शकों। आप सबका आज के इस ग्रोथ माउंट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के इस सत्र में मैं हूं ध्रुव जानी। आज इस सत्र के माध्यम से हम लोग जो विश्व की महासत्ता यानी अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और जो नई निर्वाचित डेमोक्रेट की सरकार आई, उसका रुख पूरे विश्व को लेकर क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो ये विषय थोड़ा गहन है और इसके ऊपर एक लंबी चर्चा कर सकते हैं, मगर इस सत्र में हम लोग टू द पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे, वेरी ब्रीफली देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो नया निर्वाचित बिडेन का प्रशासन है उसका रुख पूरे विश्व को लेकर क्या रहेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। तो देखेंगे, अगर आज के एजेंडे की बात करें तो आज का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी को देखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि विश्व की सबसे पुरानी जो लोकशाही व्यवस्था है वो यहाँ दरअसल एस्टेब्लिश हुई थी अमेरिका में सन 1775 में। ठीक है, तो उसका रुख देखेंगे। साथ ही में नए निर्वाचित इस बिडेन प्रशासन की चाइना को लेकर क्या नीतियां रहेगी उसको देखने का प्रयास करेंगे, और साथ ही अमेरिका यूरोप के टाइज और उसका वेस्ट एशिया के साथ संबंध इस नए युग में, इस नए डेमोक्रेटिक युग में, उसको देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही भारत के लिए भी ये कैसे हानिकारक है, कैसे फायदाकारक है, वो जो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आखिरी में जो अफगान प्लान है, जिसमें हमने देखा कि जब ट्रंप प्रशासन का आखिरी दौर चल रहा था तो उन्होंने एक बहुत ही उतावला निर्णय लिया था और तालिबान के साथ एक शांति समझौती की थी, मगर वो शांति समझौती एक उतावला निर्णय थी, एक आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं एक कच्चा निर्णय था। ठीक है, तो उसको लेके यह बिडेन प्रशासन का क्या रुख होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो इस एजेंडे के तहत हम लोग टू द पॉइंट ये जो पूरा मुद्दा है उसको देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें से सर्वप्रथम हम लोग शुरू करेंगे सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी से। कि हमें मालूम है कि जैसे हमने बात की, अमेरिका विश्व की सबसे पुरानी लोकशाही है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र देश है। ठीक है, और जो आज के जो नए निर्वाचित डेमोक्रेट पक्ष के जो राष्ट्र प्रमुख है वे 46 में है। जो बाइडेन इज 46th प्रेस ऑफ यूएस। ठीक है, और इनकी जो स्वर्निंग सेरेमनी थी उसके पहले हमने काफी सारे समाचार भी देखे जो थोड़े चिंताजनक थे कि जो है मॉब जो है वो घुस गया था और यूनाइटेड नेशन के जो कैपिटल बिल्डिंग में, और वहाँ काफ़ी सारी नुकसानी भी कर दी है। मगर फिर भी अंत में तो लोकशाही की ही जीत हुई, लोकतंत्र का ही विजय हुआ, और आज यह जो बाइडेन ने अपने शपथ भी ग्रहण कर लिए एज ए 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और अपना काम भी उन्होंने रेज्यूम कर दिया है। ठीक है, अपनी स्पीच में इन्होंने बहुत ही जो है अच्छा संदेश दिया, जिसमें यूनिटी और जॉय की बात थी, एकता और आनंद की बात थी। साथ ही में हमें मालूम है कि जो बिडेन का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है, साथ ही में लोकतांत्रिक मूल्यों को संवर्धन करने वाला व्यक्तित्व है। ये व्यक्तित्व लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान करने वाला नहीं है, मगर उसमें और जो है अधिक इजाफा करने वाला है। तो ये भी एक अच्छा इनका आप कह सकते हैं पक्ष है, विथ डीप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो हमें इनके प्रीडिसेस में देखने को नहीं मिलता है। हमें मालूम है कि ट्रंप प्रशासन जो था वो पूर्ण रूप से तरंगी था। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ही तरंगी थे, वो तगलगी थे अपने निर्णयों में। उनका जो ये तगलगपन है वो हमें काफ़ी बार देखने को मिला है। तो ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही कर्मनिष्ठ है, बहुत ही अच्छे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को साथ में लेकर चलने वाले हैं। साथ ही में ये महानुभाव आदर्शवादी भी है, आदर्शवादी है और विकास को समर्पित है, विकास के साथ समर्पित। He is dedicated to development, और ये डेवलपमेंट की झांकी हमें उनके 1.9 ट्रिलियन के रिलीफ पैकेज में हमें देखने को मिलता है। साथ ही में इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी स्कीम को लेकर कोई घोषणा की है, और मिनिमम वेजेस
को बढ़ाने के लिए भी उनकी भी वकालत की है। तो कुल मिलाकर ये एक विकासवादी व्यक्तित्व है और अमेरिका के लिए बहुत ही आगे के समय में बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। अब देखना ये है कि इनका रुख पूरे विश्व के साथ कैसे रहेगा। तो इस बात की शुरुआत हम लोग चाइना के साथ करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आज यूएस का कोई एकमात्र बड़ा शत्रु हो तो वो है चाइना। चाइना एक मात्र बड़ा शत्रु, और पिछले सालों में हमने इन दोनों के बीच में काफी सारे संघर्ष भी देखे। ठीक है, तो जो विरासत बाइडेन को मिली है वो विरासत थोड़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, प्लस जो यूएस और चाइना के संबंध है, इन संबंधों में भी दरारें हैं, दरारपूर्ण संबंध इनको विरासत में मिले हैं। तो कैसे अब ये चाइना को फिट करेंगे ये हमें देखना है, और यह महानुभव का एसिड टेस्ट भी यही रहेगा, एसिड टेस्ट। क्योंकि अन्य देशों के साथ तो ठीक है, मगर चाइना के साथ इनका व्यवहार, इनकी डील कैसी रहेगी वो देखने की बात है। और जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना इनका एकमात्र शत्रु है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र हो, या चाहे वो आपको समझ लीजिए इकोनॉमिक क्षेत्र हो। ठीक है, चाइना यूएस को काफी अच्छी स्पर्धा दे रहा है, काफी कड़ी इनके साथ जो है कंपटीशन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक यहाँ समझने की बात है। आज दिन तक टेक्नोलॉजिकल मामले में अमेरिका वाज डोमिनेटिंग, मगर अब चाइना में भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगा है, चाइना भी हाई एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करने लगा है। आमतौर पर आज तक क्या हो रहा था कि चाइना हाई एंड टेक्नोलॉजी में नहीं था, हाई एंड टेक्नोलॉजी वाज ओनली द मोनोपोली ऑफ यूएस। बट अब धीरे धीरे सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में अमेरिका के हाथ में से ये जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसकी जो मोनोपोली है वो अब जा रही है। तो ये एक चिंताजनक बात है जिसको एड्रेस करना बाइडेन प्रशासन की अनिवार्यता रहेगी। साथ ही में डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो पिछले दशकों में जहां अमेरिका का प्रभाव था जिन जिन देशों में, वहीं देशों में आज चाइना का प्रभाव है। तो चाइना अमेरिका को डिप्लोमेटिकली भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये बात हुई डिप्लोमेसी की। और साथ ही में इकोनॉमी की बात करें तो हमें मालूम ही है कि अमेरिका के बाजार हो या दुनिया के किसी भी राष्ट्र के बाजार हो, चाइनीज चीज वस्तुओं से ओवरफ्लो हो रहे हैं, दे आर फ्लडिंग बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो ये भी एक अपने आप में एक खतरा है यूएस के लिए। यूएस जैसी एक आर्थिक व सैन्य महासत्ता के लिए ये चाइना आज खतरा है। तो देखना है कि अब चाइना को लेके बाइडेन प्रशासन की जो है क्या बात रहेगी, उनका क्या रुख रहेगा। साथ ही में यूएस के लिए एक चिंताजनक बात यह भी है कि चाइना और रशिया की प्रॉक्सिमिटी, या आप कह सकते हैं समीपता, तो ये भी एक अपने आप में जो है बहुत ही चिंतापूर्ण बात है यूएस के लिए, यूएस के साथ साथ पूरे विश्व के लिए, भारत के साथ। देखिए रशिया जो है, पहले रशिया का देख लेते हैं। रशिया अपना प्रभाव यूरेशिया के ऊपर लगा रहा है, वहीं चाइना अपना प्रभाव एशिया के ऊपर लगा रहा है। दोनों ही साम्यवाद है, भले ही दोनों के साम्यवाद थोड़े भिन्न है, मगर अल्टीमेटली तो अंततः तो वे साम्यवादी ही है। ठीक है, तो इन दोनों की जो जोड़ी है, इन दोनों का नेक्सस है, ये भी आज यूएस के लिए सरदर्द है। और ये दोनों साथ में मिलके ही यूएस को जो है चेक कर रहे हैं, यूएस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है। और इसीलिए इन दोनों देशों के बढ़ते इस सहकार को रोकना एक चुनौती होगी नए निर्वाचित बाइडेन प्रशासन के लिए। तो ये बात रही पॉलिसी रीसेट एंड चाइना की। आगे देखें तो टाइज विथ यूरोप एंड वेस्ट एशिया में देखना है। देखिए यूरोप और अमेरिका का जो पिछले कुछ दशकों पहले जो कोई संबंध था, बहुत ही गाढ़ संबंध था। दोनों ही एक ही डाली पे बैठने वाले पक्षी थे। ठीक है, दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र थे, यूरोप और यूएसए। वैश्विक कोई भी मुद्दा हो उनमें ये दो साथ में ही रहते थे, क्योंकि दोनों ही विकसित थे अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है, मगर आज यह बदलते संजोग में, यह बदलते समय में, यह बदलते विश्व में कहना उचित रहेगा, यूरोप जो है वो अपने आप को यूएस से अलग कर रहा है।
यूएस, यूरोप, दूर। ठीक है, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। अगर थोड़े दशक हम पीछे जाए, 2 दशक, 1 दशक या 3 दशक हम लोग पीछे जाए, तो यही 2 देश थे जो बहुत ही साथ में, बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे। मगर आज समय बदल रहा है और ऐसे माहौल में ये 2 धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। साथ ही में अगर यूरोप की बात करें तो आज जर्मनी एक नया सत्ता केंद्र बन रहा है, नया सत्ता केंद्र। और हमें मालूम है कि जर्मनी भी आमतौर पे साम्यवाद से प्रभावित है। ठीक है, तो ये भी एक इसका कारण है। साथ ही में आए दिनों यूरोप जो है वो अपने टाइज यूनाइटेड स्टेट्स के राइवल के साथ बढ़ा रहा है, चाइना और रशिया। ठीक है, इनके उदाहरण सर्वप्रथम EU चाइना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑन इन्वेस्टमेंट। EU और चाइना साथ में मिलकर अब इन्वेस्टमेंट करेंगे पूरे यूरोप के रीजन में, पूरे यूरोप के रीजन की काया जो है पलट कर देंगे। तो निसंदेह यूरोप का जो सहकार है वो चाइना के लिए बढ़ेगा। और साथ ही में नॉर्ड स्ट्रीम 2, अगर रशिया की बात करें तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये एक गैस पाइपलाइन है, ठीक है, जो रशिया के द्वारा विकसित हो रही है। तो ये भी यूरोप में लाने की योजना है। तो इससे भी यूरोप और रशिया की प्रॉक्सिमिटी, उनकी जो करीबी है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये भी यूएस के लिए एक सफदर समान है। ठीक है, तो इन बिंदुओं के तले हम लोग कह सकते हैं कि यूरोप आज यूएस से कई ज़्यादा दूर जा रहा है और यूएस के जो मुख्य दुश्मन राष्ट्र चाइना और रशिया, उनके करीब आ रहा है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये बात रही यूरोप की। अब अगर वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया के मामले में हमें समझना है कि वेस्ट एशिया आज भी सीरिया एंड यमन में जो गृह युद्ध है वो चल रहा है, गृह युद्ध, जिसमें अमेरिका बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड था एक समय। आज भी है मगर थोड़ा कम है, मगर पार्टिसिपेशन तो है ही। तो ये अभी भी चल रहा है, ऑनगोइंग। तो ये इनके लिए सरदर्द बन सकता है। साथ ही में सऊदी अरेबिया भी बिडेन प्रशासन के वॉच लिस्ट में है, यानी कि बिडेन प्रशासन के द्वारा सऊदी के हर कदम के ऊपर नजर रखी जा रही है। तो ये इस क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन के संबंधों की जटिलताओं को और ज्यादा बढ़ा देगा। साथ ही हमें मालूम है कि ईरान जो न्यूक्लियर जो है अटैक के लिए पोटेंशियल भी रखता है और कैपेसिटी भी रखता है, कैपेबल ऑफ न्यूक्लियर अटैक। तो इनको लेके, ईरान को लेके बाइडेन प्रशासन का क्या रुख रहेगा, ये भी देखने की बात है। जो ज्वाइंट कमिटी जैसी POA जिसे कहा जाता है, उनको लेके क्या रुख रहेगा, उसके ऊपर पूरे विश्व की नजर रहेगी। और आखिरी में जो अब्राहम एकॉर्ड जो ट्रंप ने अपने आखिरी के दिनों में जो साइन किया था, ये भी एक उतावला निर्णय था जिसने इजराइल और ईरान के बीच की जो दरार थी उसको और ज्यादा गहरा बना दिया है। ठीक है, तो अब ये लागू है अब्राहम एकॉर्ड। तो ये भी एक बाइडेन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसको भी बाइडेन प्रशासन को अच्छी तरीके से एड्रेस करना होगा ताकि समस्या का समाधान हो सके। तो ये बात रही यूएस की, या यूएस के नया निर्वाचित बाइडेन प्रशासन की यूरोप के साथ का कोऑपरेशन, उसके साथ का सहकार, व मध्य एशिया के या वेस्ट एशिया के साथ का सहकार।
अब आगे अगर देखें तो हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा क्योंकि हम लोग भारतवासी है। तो हमारे संदर्भ में बाइडेन प्रशासन कैसा रुख अपना अख्तियार करेगा वो हमें देखना है, जिसमें पक्ष है प्रतिपक्ष है। हमें मालूम है कोई भी चीज होती है उसके पक्ष होते हैं प्रतिपक्ष होते हैं, विच मीन्स एनी मैटर और एनी थिंग विल हैव मेरिट्स एज वेल एज डिमेरिट्स। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही बिंदु है, जिसमें से अगर मेरिट की बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन is likely to strengthen, और मजबूत होने वाला है। ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। ठीक है, मगर बाइडेन प्रशासन कई सारे मुद्दों पर भारत का साथ नहीं देने वाला है, जिसमें अगर कोई मुख्य बिंदुओं की बात करनी हो तो कश्मीर, ठीक है, साथ ही में ह्यूमन राइट्स, साथ ही में अफेयर्स रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, जिसमें मेनली मुस्लिम्स की बात ही हम लोग करेंगे। ठीक है, इस सारे मुद्दों पर हमें बाइडेन प्रशासन की का सहकार नहीं मिलने वाला है, उनका सहयोग नहीं मिलने वाला है। सहयोग जो मिलने वाला है वो मात्र और मात्र डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में ही मिलने वाला है, और वो भी थैंक्स टू चाइना। अगर चाइना आज इतना बढ़ता खतरा नहीं होता तो शायद ये भी हमें नसीब नहीं होता, मगर आज चाइना एक एशिया में एक जो है एक वास्तविक खतरा है, और इसीलिए अमेरिका भारत को साथ रखेगा, ना चाहते हुए भी वो उसे जो है वो हमें साथ रखेगा। साथ ही में बाइडेन प्रशासन इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इंडो पैसिफिक, उसको भी प्रमोट करेगा। तो ये अपने आप भारत का स्थान जो है वो मजबूत करेगा, भारत का स्थान मजबूत। तो ये एक अपने आप में सकारात्मक बात है भारत के लिए। तो ये रहेगा बाइडेन प्रशासन का रुख भारत को लेके। अब अगर आगे जो बिंदु है, आखिरी बिंदु है अफगान प्लान, वो हमें देखना है। तो हमें मालूम है कि कैसे ट्रंप प्रशासन अपने पिछले कुछ दिनों में, अपने आखिरी के दिनों में, अपने प्रशासन के आखिरी के दिनों में बहुत ही उतावला निर्णय लिया अफगानिस्तान को लेके। और जो अफगानिस्तान में जो अमेरिकन मिलिट्री थी जो कितने सालों से वहाँ डिप्लॉय थी, उनको धीरे धीरे फिर से वापस खींचने की बात की, प्लस तालिबान के साथ इन्होंने डील की है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली ट्रंप प्रशासन ने तालिबान को एक पार्टी माना, तालिबान को एक पक्ष माना, जो अपने आप में ही एक बहुत ही गंभीर बात है। अगर अमेरिका को समझौती करनी ही थी तो उनको अफगान सरकार के साथ करनी है, जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करनी है। ये ट्रंप ने कर दी तालिबान के साथ, जो कि एक नंबर 1 टेररिस्ट ग्रुप है आज विश्व में। ठीक है, तो उनके साथ बैठक की, और बैठक के तहत इन दो पक्षों के बीच में यह बात तय हुई कि अमेरिका धीरे धीरे अफगानिस्तान की धरती पर से अपने सोल्जर्स को, अपने सैन्य को उठा लेगा, और अफगानिस्तान का जो पूरा शासन प्रशासन है वो तालिबान के हाथ में रख देगा। तो यहाँ तालिबान को अब एक पक्ष मानना पड़ा है, एक पार्टी मानना पड़ा है, जो अपने आप में ही पूरे क्षेत्र की शांति के लिए एक खतरा है। साथ ही में अब जो बाइडेन प्रशासन आया है वो भी कुछ ऐसा ही करेगा, वो भी ये जो करार हुए है उसके ऊपर तटस्थ रहेगा, और इस वजह से, इस करार के इम्प्लीमेंटेशन से पाकिस्तान को रूम मिलेगा, पाकिस्तान को जगह मिलेगी अफगानिस्तान में अपना पैर लड़ाने की, अपना टांग लड़ाने की। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में गंभीर बात है। प्लस अगर बाइडेन की बात करें, उनका निजी मत देखें तो वो तो जब वे वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा प्रशासन में, तब के उसी पक्ष में है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान में युद्ध खत्म हो, वहां फिर से शांति की स्थापना हो। ठीक है, तो ये भी इसी जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसे यूएस तालिबान पीस एग्रीमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं,
उसका ही फेवर करेंगे और यह युद्ध को खत्म करने की बात करेंगे। तो यह पूरा बाइडेन प्रशासन का जो है मैनिफेस्टो तो नहीं कर सकते, मगर संभवतः ये इनकी रणनीतियाँ रहेगी जो पूरे विश्व को लेके हमने देखने का प्रयास किया। ठीक है, अगर इवैल्यूएट करें बाइडेन प्रशासन के पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट हम लोग देख सकते हैं कि इट इज़ मार्जिनली नेगेटिव, यानी कि भारत के लिए कुछ हद तक बाइडेन प्रशासन जो है नकारात्मक साबित हो सकता है, चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो, चाहे वो वेस्ट एशिया का मुद्दा हो, चाहे वो चाइना का मुद्दा हो। तो आज के इस पूरे उपाख्यान में हमने कई सारी बातों की चर्चा की, कई सारी माहितियाँ देखी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये विषय थोड़ा गहन है, इसके ऊपर लंबी चर्चा भी हो सकती है, मगर इस सत्र में हमने मात्र और मात्र इसका आउटलाइन देखे और इस आउटलाइन के तहत हमने पूरे विश्व को लेके नया निर्वाचित बाइडेन प्रशासन का क्या रुख रहेगा उसको देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेशन में, अगले विषय के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।